आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर इतिहास का है। ठीक है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ध्यान रखिएगा ये जो क्लास 8 का हिस्ट्री का जो आपका हिस्ट्री का जो नोट्स है ये इस नोट्स से ही आपको जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होगा एनएमएमएस जो स्कॉलरशिप है जो उसका एग्ज़ाम होता है इसी नोट से आएगा। एक एक पॉइंट जो इसमें हम बोलेंगे ना, एक एक पॉइंट जो है, ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा मान लीजिए आपका जो बुक है, बुक में बहुत ज़्यादा है तो उसको कम में करके और यहाँ पे मैं उसको समझिए नोट्स के तौर पे इसको दिए हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि जितना मैं पॉइंट बोलूँ उतना पॉइंट को आपको क्लियर करते जाना है और अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी से जो क्वेश्चन आएगा स्कॉलरशिप में इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अध्याय 1, कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तारीखें जो होती हैं क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है। देखिए, जो अपना जो भी डेट होता है वो डेट जो होता है क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, ठीक है, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। जैसे ही मान लीजिए हम बहुत पहले का बात करेंगे तो सिंपल है कि हम क्या किसका बात करेंगे, समय का जिक्र करने लगते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान का मान लीजिए तुलना करेंगे कि पहले ये नहीं था, ठीक है, अब ये है, तो ये तुलना करके ही बताते हैं ना। तो इसलिए तारीखें जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं जब वर्तमान और अतीत का बात करते हैं तो। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि किसने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए बोला था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कौन बोला था भाई, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था और भारत पर अंग्रेजों की विजय स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार था। ठीक है, जो भारत पर अंग्रेजों का जो विजय स्थापित करना था उस प्रक्रिया में नक्शे तैयार था। और भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते ही और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो अंग्रेजों का जो शासन था वो कब से कब तक था, तो स्टार्ट जो हुआ था वो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से शासन स्टार्ट हुआ था और लास्ट में खत्म किससे हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर पूछा जाए कि आखिरी वायसराय कौन था तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रथम कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। हम अवधियाँ कैसे तैयार करते हैं, सेकंड पॉइंट है कि हम अवधियाँ जो है कैसे तैयार करते हैं। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ध्यान रखिएगा ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। कौन, जेम्स मिल। जेम्स मिल कहाँ का था, स्कॉटलैंड का। तो ये भी पूछता है कौन भाई, स्कॉटलैंड का। जेम्स मिल कहाँ का था, तो स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, तो 1817 में, कब, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जेम्स मिल कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। जेम्स मिल जो था कब जो है आपको ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखा था, तो 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो लिखा था, एक किताब लिखा था। इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम ब्रिटिश भारत का इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या हिंदी में अगर पूछेगा तो ब्रिटिश भारत का इतिहास किसने लिखा है, तो जेम्स मिल ने लिखा है। कब लिखा है, तो 1817 में लिखा है। कब लिखा है, तो 1817 में लिखा है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा इसमें 3 विशाल खंड था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में 3 विशाल खंड था। वो कौन कौन था, तो देख लीजिए। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू,
मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बाँटा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस किताब में जो ब्रिटिश ऑफ इंडिया किताब था, जेम्स मिल ने क्या किया था, उन्होंने भारत के जो इतिहास था उसको 3 भागों में बाँटा। एक बटा हिंदू में, दूसरा बटा मुस्लिम में और तीसरा बटा आपका ब्रिटिश में, ठीक है। और 3 कालखंडों में बाँटा गया था। अगर पूछे कि जेम्स मिल के द्वारा ए ब्रिटिश ऑफ इंडिया में भारत के इतिहास को कितने खंड में बाँटा गया था? 3 खंडों में बाँटा गया था। इतिहास को हम अलग-अलग काल खंडों में बाँटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, ठीक है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम उस समय को बाँटते हैं या अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम उस समय को बाँटते हैं और ये अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अवधि क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमको इसको बाँटना होता है। भारत के जो इतिहास है इसके 3 भागों में बाँटा गया, इसलिए बाँटा गया क्योंकि अलग-अलग समय में अलग-अलग महत्व थी अवधियों की, ठीक है, इसलिए इसको बाँटा गया। तो इस पॉइंट से हमको ज़्यादातर क्या ध्यान रखना है? तो इस पॉइंट से हमको ध्यान रखना है कि 1817 में जेम्स मिल कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था, ठीक है, जिन्होंने 1817 में एक किताब लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको हिंदी में ब्रिटिश भारत का इतिहास कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने भारत के इतिहास को जो ब्रिटिश भारत के इतिहास किताब है, उसमें जो है भारत के इतिहास को 3 भागों में बाँटा था, 3 खंडों में बाँटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। तो इससे 3 ही पॉइंट याद रखना है। उसके ऊपर में जो पॉइंट था, इसमें आपको पॉइंट था कि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने को बोला था, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेंटन, ठीक है। चलिए मिल के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, ठीक है, यूरोप से पीछे हैं। और इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, ठीक है। तो उनका ये सोच था कि उनके अंग्रेज के आने से पहले यहाँ पे किसका शासन चलता था? हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज्य चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, ठीक है, केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। सच बात है, पहले एक्चुअल में केवल क्या था, यहाँ पे हर जगह पे धार्मिक बैर चलता था, एक दूसरे से मतलब लड़ाई चलता था, जातिगत बंधन रहता था, ये इस जाति का है, ये जाति का, अंधविश्वास पहले बहुत रहता था। तो मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, ठीक है। तो मिल की ये राय थी कि जो ब्रिटिश शासन था, ठीक है, जो 3 भाग में बांटे थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, तो उन्होंने उनका ये राय था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को क्या करेगा? सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। तो यूरोप का शिष्टाचार, कला और संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए, इनका विचार था ये, ठीक है। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि अगर अंग्रेज सारे भारत पे सभी जगह पे कब्जा कर लेंगे तो क्या होगा, उनको भारतीय जनता जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर जो इतिहासकार थे वो देखिए, अब देखिए जो इतिहासकार थे वो क्या किए थे, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। किसमें? प्राचीन में, मध्यकालीन में और आधुनिक में। आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन वही जेम्स मिल ने 3 भागों में बांटा था, किसमें? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जबकि जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने कैसे बांटा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान,
तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पश्चिम काल में जो आधुनिक काल है, ठीक है, पश्चिम में जो हमारे भारत में जो पश्चिम है, ठीक है, तो पश्चिम में जो माना जाता है आधुनिक काल को क्या माना जाता है? विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो उसी समय ये सब का विकास हुआ था आधुनिक काल में, ठीक है। विज्ञान का विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, मुक्ति का विकास हुआ और समानता का जैसे जैसे अलग अलग आधुनिकता का क्या हुआ? विकास हुआ। अंग्रेजों के शासन वाले युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजों के शासनकाल है उसे कौन सा युग कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कौन सा युग कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो अंग्रेजों के शासनकाल को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि औपनिवेशिक क्या है। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया और उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। तो वो सभी जगह पे नियंत्रण स्थापित किया, अर्थव्यवस्था पे, फिर जो भी समाज है उस पे, ठीक है। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। मतलब मान लीजिए जितना वो लोग खर्चा कर रहा था तो वो लोग को फिर पैसा भी तो चाहिए, तो वो लोग पैसा भी हम ही लोग से ले लेता था, वसूल करता था। और ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्यों, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है इसमें कि देखो, जब एक देश से दूसरे जब कोई देश पे कोई दूसरा देश मान लो उस पे राज करने आ रहा है, ठीक है, उस पे कब्जा कर लिया और क्या कर रहा है, उसके वजह से इसके जो पहले वाले देश था उसका सब चीज़ चेंज हो रहा है। जैसे जो भी पहले पुराना चीज़ था, जो पसंद हो या ना पसंद हो, रीति रिवाज हो, ये सब चीज़ में चेंज आ गया, ठीक है। उसके राजनीतिक में चेंज आ गया, आर्थिक, सामाजिक जो चीज़ था वो भी चेंज आ गया, सांस्कृतिक बदलाव आ गए, मतलब जो पहले सांस्कृतिक था वो सब चीज़ चेंज हो गया। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज भी वही किए, अंग्रेज आए और वहाँ का सब चीज़ यहाँ पे रखें और यहाँ वाला बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ, तब तो जाके आज भारत इतना ज़्यादा समझिए कि पढ़ा लिखा या ज्ञान वगैरह जो भी था वो मिला। नहीं अगर अंग्रेज आता तो आज भी हम लोग बहुत पीछे रहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन जो है वो क्या तैयार करता है? अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए, ठीक है, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अंग्रेजों को विश्वास, अब ये पूछता है क्वेश्चन कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने कहाँ रखा जाता है? तो अभिलेखागार में, अभिलेखागार में, ठीक है, और संग्रहालय में। अभिलेखागार और संग्रहालय में तो सबसे मेन अभिलेखागार है, ठीक है। तो अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो मान लीजिए किसी भी देश को अच्छी तरीके से शासन उस पर चलाना होगा तो सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये अभिलेखागार पूछता है, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी सरकारी दस्तावेज वगैरह हम लोग रखते हैं कहाँ रखते हैं? अभिलेखागार में, ठीक है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और तथा स्थानीय इतिहासों व फैसलों का क्या किया गया? पता लगाया गया। तो अंग्रेज क्या किया? हर जगह पे सर्वेक्षण कराया, हर जगह पे जा के वहाँ का डाटा लिया गया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं था, ये सब चीज़ किया गया, ठीक है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या,
ठीक है, उसकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी और इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सब अंग्रेजों का ही देन है कि उस समय हम लोग का सब चीज़ सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण क्या, तो भारत में टोटल कितने लोग रहते हैं, तो ये सब अंग्रेज आए तो वही लोग खुद सर्वेक्षण किए। ठीक, कितने पेड़ पौधे हैं, कहाँ पे कैसा क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे वन है, वन कितना है, ठीक है, ये सब चीज़ सर्वेक्षण उस समय किया गया। और सर्वेक्षण उस समय अंग्रेज के द्वारा ही फर्स्ट टाइम किया गया था और यही सर्वेक्षण की वजह से भारत की जो भी थी आंकड़ा वगैरह सब चीज़ें पता किया गया। ठीक है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, तो जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे। मान लो जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, मतलब जो पहले नहीं छपाता था, छपने का जब कला पता चला, टेक्निक पता चला, तो अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी और नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारकों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो ऐसे क्या हुआ, जब छपने लगा तो सब कोई अपना अपना लिखा और लिख लिख के उसको छपवा के पूरे भारत में फैलाया। तो ऐसे धीरे धीरे भारत के लोग जागरूक हुए और जागरूक होने के बाद में हम लोग को क्या मिला, आज़ादी मिला। अगर भारत के लोग जागरूक नहीं होते तो फिर बहुत दिक्कत होता। तो इसमें छपाई का भी, मतलब अखबार का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है वो क्या क्या है, तो देखो जेम्स मिल के बारे में पूछता है। ये 1870, जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और 1817 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास, या उसको अगर इंग्लिश में बोले तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत को 3 भागों में जेम्स मिल ने बांटा था। कौन कौन, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने क्या कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में उन्होंने बांटा था भारत के इतिहास को, लेकिन उन्होंने बांटा था प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसके बाद आपको औपनिवेशिक क्या होता है, तो औपनिवेशिक ये होता है कि कोई भी देश पे कोई दूसरा देश आके उस पर कब्जा करे और क्या करे, वहाँ के जो पहले चीज़ थी, उस देश में जो भी पहले चीज़ थी उसको चेंज कर दे। ठीक है, उसको चेंज करे, बदलाव करे, तो इसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इससे क्वेश्चन बनता है कि अभिलेखागार क्या होता है, तो अभिलेखागार जो होता है उस पर, वो अभिलेखागार जो होता है, या संग्रहालय या अभिलेखागार। ठीक है, तो अभिलेखागार में क्या होता है, तो अभिलेखागार में जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, उसमें रखा जाता था। ठीक है, अभी भी रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्वेक्षण का इस चैप्टर में ये भी है कि सर्वेक्षण का महत्व बढ़ा। सर्वेक्षण से ही हम लोग को पता चला कि कहाँ पे कितने धरती, मतलब कहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, कहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है। फिर जनगणना किया गया, तो ये सब सर्वेक्षण से ही आपको पता चला। ठीक है, बाद में हम लोग का छपाई का भी पता चला, जिससे अखबार छपने लगा और अखबार छपने के कारण ही सब लोगों तक न्यूज़ जाती थी, जो भी न्यूज़ होती थी। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। फर्स्ट चैप्टर था कब, कैसे, कब और कहाँ। ध्यान रखिएगा, इसमें एक एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।